हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स और एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो ये जो टॉपिक है सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन जैसे मेटल्स या यूँ कहते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, इसको समझने में बहुत हेल्प करता है। और साथ में हम यहाँ पर ये और डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स के अंदर किस प्रकार से वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप ये किस प्रकार से क्रिएट होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपने आप को देखो टॉपिक से रिलेट करते हैं। पिछली यूनिट में हमने बोहर्स मॉडल और रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़े थे। वहाँ पर हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसे हमने ये पढ़ा था वहाँ पर कि ये मान लो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ओके, एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी के लिए हमने बोर्ड्स फार्मूला क्या पढ़ा था, En इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स इन एनी एटम, राइट। इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट हैव सर्टेन डेफिनाइट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अब ये तो होगी एक एटम की बात होगी। यदि हमारे पास में एक एटम होगा तो उसके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। ओके, अब यदि हम कोई क्रिस्टल लेते हैं तो क्रिस्टल के अंदर देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, जब हम बहुत सारे एटम्स को मिलाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। और उस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन के ये जो हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं ये एनर्जी लेवल वेल डिफाइंड नहीं रहते बल्कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन आता है। तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन किस प्रकार से आता है, उस मॉडिफिकेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव इस सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल। हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करते हैं। ओके, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं वो लैटिस साइट पे प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या लिया, सिलिकॉन क्रिस्टल। अब इस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर यदि मैं एक सिंगल सिलिकॉन एटम लेता हूँ तो सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 14। 14 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 2, 8 एंड 4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 4, राइट। अब यदि इनको हम सेल्स और सब सेल्स में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ओके, इसका मतलब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसका मतलब सिलिकॉन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ द सिलिकॉन। ओके, अब यदि हम पूरे क्रिस्टल की बात करते हैं, जो हमने सिलिकॉन क्रिस्टल लिया था इसकी बात करते हैं। मान लो इस क्रिस्टल के अंदर टोटल एटम कितने, n एटम है। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो पूरे क्रिस्टल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4n। ओके, एक एटम के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, n एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4n। अब हम जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के लिए आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। सो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में टोटल अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितनी होंगी, देखो 2 तो S के लिए और P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन P में आ सकते हैं, S में 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 8 आ सकते हैं इनमें। इसका मतलब हमारे पास में 8 एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट
अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स, अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स, एक एटम की बात करेंगे तो एक एटम के लिए तो एनर्जी स्टेट कितनी है, 8 हो गई। ओके, पूरे क्रिस्टल के लिए इन 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं। अब इन 8n एनर्जी स्टेट में से फिल कितनी है, 4n स्टेट्स आर फिल्ड, और इन 4n में से भी 2n तो किसके लिए हैं, 3s के लिए, और 2n किसके लिए, 3p के लिए फिल्ड है। ओके, अब जब हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो बहुत सारे एटम्स को पास पास लेके आएंगे। अब जब एटम्स को पास पास लेके आते हैं तो ये जो अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, जो फील्ड और अनफील्ड स्टेट्स हैं, इनमें मॉडिफिकेशन किस प्रकार से आना शुरू होता है, इसको समझने के लिए हम डायग्राम लेते हैं। डायग्राम की हेल्प से इनको समझेंगे। यदि हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा। अब यहाँ पर ये ए बी सी डी ये क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है। ए है एक्चुअल स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल, जो कोई क्रिस्टल बन गया, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ गया, ए उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जब हमने एटम को थोड़ा और दूर कर दिया। सी और सेपरेट कर देते हैं। और डी जब एटम्स को इंटर एटॉमिक स्पेसिंग से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तब डिस्टेंस डी है। अब देखो, यदि हमारे पास में बहुत सारे एटम हैं और उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है आर इज इक्वल टू डी के बराबर, मतलब सपोज ए इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आर है, एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो एक्चुअल स्पेसिंग से काफ़ी ज़्यादा है, तो एनर्जी लेवल्स हमें इस प्रकार के सेपरेट एनर्जी लेवल्स दिखाई देते हैं आइसोलेटेड एटम के लिए। ओके, देखो क्लियर है कि दिस इज द एनर्जी लेवल फॉर 1s 2s 2p 3s 3p। ये एनर्जी लेवल हमें इस प्रकार के वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि हमारे पास में आइसोलेटेड एटम होता है तो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे हम एटम्स के बीच में स्पेसिंग को कम करते जा रहे हैं, डिस्टेंस को कम करते गए, एटम्स को पास ला रहे हैं क्रिस्टल बनाने के लिए, जैसे ही डिस्टेंस को c के बराबर किया तो उस केस में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट में प्रेजेंट है इन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम्स के साथ में शेयरिंग होना शुरू हो जाती है, या यूँ कह दें कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके कारण से इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन के कारण से जो एनर्जी लेवल्स हैं, अब यहाँ पर हमारे पास में देखो एनर्जी लेवल कितने थे, 8n एनर्जी लेवल है, और जो एनर्जी होती है, लेवल्स की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी काफ़ी कम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है एनर्जी बिटवीन द स्टेट्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और जो एनर्जी स्टेट है वो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी कम है, राइट। एनर्जी स्टेट ज़्यादा है, एनर्जी कम है, तो रिजल्ट क्या होगा कि ये जो एनर्जी स्टेट्स है ना ये वेल डिफाइंड नहीं रहेंगी बल्कि स्प्लिट होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही डिस्टेंस को हमने कम किया, सी तक पहुँचे, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल कुछ इस प्रकार से स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब डिस्टेंस को और कम करेंगे, डिस्टेंस को हमने कम करते करते कहाँ तक ले आए, बी तक ले आए। बी तक लाने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो एनर्जी लेवल्स थे ना ये मिक्सअप हो जाते हैं, या यूँ कह दें कि इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन, ओके, या फिर एनर्जी लेवल स्टार्ट स्प्लिटिंग एंड मिक्सअप। यहाँ स्प्लिट होना शुरू हो गए, इस डिस्टेंस पे आने के बाद में सारे के सारे क्या हो गए, ये मिक्सअप हो गए। अब मिक्सअप होने के बाद में क्या हुआ, देखो टोटल एनर्जी स्टेट है 8n। अब केवल हम ये बता सकते हैं कि इन 8n में से 4n स्टेट्स तो कैसी हैं, फील्ड है, और 4n स्टेट्स कैसी हैं, अनफील्ड है। हम अब इनको यूं क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि 3s2 और 3p2 वाले फिलअप हैं, 2s की 2p की। केवल हम ये बता सकते हैं कि टोटल स्टेट 8n है, 8n में से 4n फील्ड हैं और 4n अनफील्ड है। ओके, अब डिस्टेंस को और कम कर दिया, कहाँ पर आ गए, एक्चुअल स्पेसिंग पे आ जाते हैं। जब ये जो डिस्टेंस हमने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बराबर ले आए या फिर एक्चुअल स्पेसिंग पे ले आते हैं, जब एक्चुअल स्पेसिंग पे लाने के बाद में
यदि टेम्परेचर कितना हो 0 केल्विन, तो क्या होता है, ये एनर्जी लेवल अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। जो 4n लेवल जो कम्प्लीटली फिल्ड थे वो नीचे आ जाते हैं, और जो 4n लेवल जो अनफिल्ड थे ये ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार की शेप में आ जाता है, इसको हम समझते हैं। ग्राफ देखते हैं कि इस डिस्टेंस पे एक्चुअल स्पेसिंग पे हमारे पास में एक तो ये लेवल बन गया। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं, एक्चुअल स्पेसिंग की बात करते हैं, तो एक्चुअल स्पेसिंग पे एक तो ये वाला लेवल बन गया और एक ये लेवल बन गया। तो ये जो लेवल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो रिप्रेजेंट करता है उन लेवल्स को, उन एनर्जी लेवल्स को जो कम्प्लीटली फिल्ड अप है। ओके, सो और ये वाला लेवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एनर्जी लेवल्स जो कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो देखो हमारे पास में जो ये वाला लेवल, इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। जो लोअर लेवल विच इज कम्प्लीटली फिल्ड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, और ये जो अपर लेवल बना इसका क्या नाम रख दिया, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एनर्जी गैप या बैंड गैप एनर्जी। ओके, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Eg के द्वारा। सो इस प्रकार से हमारे पास में क्या बने, वैलेंस बैंड, लोअर बैंड विच इज कम्प्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड विच इज कम्प्लीटली एम्प्टी, और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप या बैंड गैप एनर्जी या सिंपली एनर्जी गैप कह देते हैं। तो इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को सेपरेट डायग्राम से हम यहाँ समझ सकते हैं कि वो 4n फील्ड स्टेट जो कम्प्लीटली फिल्ड अप हैं वो तो ये लेवल बनाती हैं, राइट। दीज आर 4n स्टेट्स जो कि कम्प्लीटली फिल्ड अप है। ओके, इसका नाम क्या रख दिया, वैलेंस बैंड। ये 4n स्टेट्स वो कौन से हैं, जो अनफिल्ड रह गई थी, ये 4n वो स्टेट है, इनका नाम क्या रख दिया, कंडक्शन बैंड। अब ये जो वैलेंस बैंड में जो हाईएस्ट लेवल है, टॉप लेवल, यदि इसको मैं EV से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और कंडक्शन बैंड में जो लोवेस्ट लेवल है इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ EC से, तो अब EC और EV के बीच में जो एनर्जी का गैप है, दिस गैप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गैप, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया Eg के द्वारा। सो अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया कि 0 केल्विन के ऊपर ये जो वैलेंस बैंड है या तो कम्प्लीटली फिल्ड अप होता है या फिर पार्शियली फिल्ड होता है। कहने का मतलब दिस इज नेवर एम्प्टी, ये कभी भी खाली नहीं रहता है। ये 0 केल्विन के ऊपर दिस इज एम्प्टी, ओके, अनफिल्ड लेवल है। अब 0 केल्विन से यदि हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, कंडक्शन बैंड में होने चाहिए। ओके, इसी प्रकार से यदि हम बैंड गैप एनर्जी को डिफाइन करें तो बैंड गैप एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, या यूँ कह दें कि वैलेंस बैंड का ये जो हाईएस्ट लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करके कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट लेवल तक पहुँचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, बैंड गैप एनर्जी कहते हैं। एंड सपोज यदि हम ये कह दें कि जब इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बैंड से जंप करवा के कंडक्शन बैंड को तक लेके जाते हैं, तब जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, यदि उनकी वेवलेंथ लैम्डा मान लेता हूँ, देन वी कैन राइट द फार्मूला ऑफ एनर्जी गैप, एंड दिस इज इक्वल टू Eg is equal to h nu, or we can say that nu is equal to c by lambda, equal to h nu, but nu is equal to c by lambda, where lambda is wavelength of radiations. और ये जो एनर्जी गैप है ना, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब इसी टॉपिक के बेस के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एज ए मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर स्टडी करेंगे। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।